माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, फ्रेंड मतलब दोस्त और फो मतलब दुश्मन। कि हमारे आसपास बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे साइज के जिंदा प्राणी भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते, उन सबको हम बोल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके भी कई सारी प्रजातियां होती हैं। अब ये जो है हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे हाथ पे भी लाखों होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें दिखते नहीं खुली आंखों से क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के होते हैं, पर होते हर जगह पे। जहां पे भी जीवन है धरती के अंदर, वहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल ही जाने हैं, हर जगह मिल जाने हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना, हम गिन भी नहीं सकते इतना अमाउंट में। और वैसे हमारी लाइफ के लिए बहुत काम आते हैं। कैसे कैसे काम आते हैं इस चैप्टर में देखते हैं हम। इस चैप्टर को 7 पार्ट्स में दिया गया है और फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। फिर 2.2 में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें क्या फर्क पड़ता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को कैसे बचाया जाए इनसे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज होती है, कि मतलब हवा के अंदर जो 78% नाइट्रोजन है वो बरकरार कैसे रहे। और एट लास्ट हम देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। आपने कभी ब्रेड के ऊपर फफूंद लगी हुई देखी है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही कमाल होता है। 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बोल रहे हैं दो एक्टिविटी आपके पास। पहले एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि कीचड़ वाले पानी को आप माइक्रोस्कोप में लाकर देखिए, और दूसरे एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि आप तालाब के पानी को देखिए माइक्रोस्कोप में। दोनों में आप क्या देखेंगे, इस तरह से छोटे छोटे गोल गोल सी कोई चीज दिखेगी आपको तैरती हुई, उसमें यही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जिस तरह का तालाब से आप पानी लाएंगे, जिस जगह से जो भी सोर्स होगा उस पानी का, उस तरह के उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। कहीं पे इस तरह का कुछ दिखेगी इमेज आपको, कहीं पे इस तरह की दिखेगी, कहीं पे इस तरह का कुछ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है बहुत तरह के। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कई तरह के होते हैं, वैसे तो होते हैं लाखों तरह के हैं, पर हमने उसे 5 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला होता है आपका बैक्टीरिया, जैसे कि ये और ये कुछ फोटोज दे रखे हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। दूसरा होता है एल्गा। एल्गा आपको पता ही होगा, काई को बोलते हैं एल्गा। आपने देखा है कहीं तालाब के साइड में कुछ ग्रीन ग्रीन सा जमा हुआ होता है, या फिर बारिश के मौसम में छत पे भी साइड में कई बार जम जाता है, काई जम जाती है, तो काई को ही बोल देते हैं एल्गा। वो भी बहुत सारे लाखों प्रजाति होती है इनकी भी अलग अलग। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ देखिए इस तरह की कुछ इमेजेस दिखा रखी हैं। एक अमीबा एग्जांपल दे रखा है और एक दे रखा है पैरामीशियम, ठीक है। ये सब नाम दे रखे हैं हर एक प्रजाति को हमने। एल्गा के भी 2 एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। आगे है आपका फंजाई। फंजाई फफूंद को बोलते हैं, जो कि आपके ब्रेड पे उगी थी। इसमें भी देखिए ब्रेड मोल्ड है ना, जो ब्रेड पे उगती है, वैसे ही पेनिसिलिन, पेनिसिलियम और 3 एग्जांपल दे रखे हैं आपको। फिर लास्ट में आता है वायरस। वायरस आपको आपने सुन रखा होगा, वायरस आमतौर पर बीमारी फैलाता है, पर सारे बीमारी नहीं फैलाते, कुछ तो हमारे काम भी आते हैं ना। जैसे कि हमारे नाक के पास एक होता है बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस, वो फायदा भी पहुंचाता है हमें, ठीक है। और वायरस के अपने बहुत सारे काम होते हैं, इसकी भी कई सारी तरह की प्रजातियां होती हैं, ठीक है। आगे है आपका 2.2 में, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ रहते हैं अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जवाब है हर जगह, मतलब लिटरली हर जगह आपको मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है वहां भी, जहाँ पे बहुत ठंड नहीं पड़ रही, गर्मी पड़ रही है वहां पे भी, जहां तक पानी पहुंचा है धरती पे वहां तक भी मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे हवा चलती है वहां पे ये मिल जाएंगे, जहाँ पे लाइफ है वहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हर जगह मिलते हैं आपको। अब कुछ होते हैं उसमें सिंगल सेल्ड, मतलब एक ही सेल के अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होकर मिल गया आपका, जैसे कि अमीबा, जैसे कुछ खास तरह के बैक्टीरियाज। और कुछ होते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम इंसान एक सेल से थोड़ी बने, बहुत सारे सेल से बने। और उसमें से भी कुछ जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अकेले रहते हैं, और कुछ तो ढूंढते हैं कि कोई और लाइफ फॉर्म मिले उसके साथ मिलकर रहेंगे हम। जैसे इंसान के अंदर ही बहुत सारे तरह के बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ढूंढते हैं कि इंसानों के अंदर ही रहेंगे हम तो। आगे बोल रहे हैं 2.3 में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, क्या हमारा क्या लेना देना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जवाब है बहुत कुछ, पर सबसे पहले ये चीज जान लिए कि कुछ फायदेमंद होते हैं हमारे लिए, यूजफुल होते हैं, तो कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आप, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे दही, ब्रेड, केक बनाने के काम आ जाते हैं हमारे, और कई बार अल्कोहल बनाने का भी काम आते हैं। और सबसे बड़ा इनका काम होता है चीजों को सड़ाने का। अब सोच रहे हैं आपके सड़ाने में, ये तो वही नुकसान हो गया, तो फायदा कहां से हुआ, तो फायदा हुआ ना बिल्कुल। जो भी चीज मर गई, जो भी ऑर्गेनिजम्स मर गए, अब उनका कैसे काम में ला सकते हैं इसे, ये हमारे जो एनवायरमेंट के अंदर क्या करते हैं, उसे सड़ा गलाकर उसे छोटे छोटे जो है न्यूट्रिशंस को अलग अलग कर लेते हैं, और उसे मिट्टी के अंदर वो घुला देते हैं, और मिट्टी क्या बन जाती है, फर्टाइल, क्या वो उपजाऊ जमीन हो गई। आगे देखिए, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ये बच्ची बोल रही है कि इसने अपनी माँ को देखा है कि थोड़ी सी दही लेके उन्होंने दूध के अंदर डाल दिया, अगले दिन पूरा का पूरा दूध दही में चेंज हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दही के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का, जो कि फिर बाद में दूध में मिक्स हो जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। बाद में क्या देखते हैं हम, अगले दिन होके पूरा दूध जो है दही में चेंज हो चुका है। अच्छा,
बैक्टीरियाज का इस्तेमाल जो है चीज और पिकल मतलब अचार बनाने में भी किया जाता है, और भी खाने की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बैक्टीरियाज का यूज होता है, जैसे कि आपका सूजी, इडली, भटूरा, ये सब बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। और भी जैसे राइस इडली, डोसा बैटर, ये सब चीजें बनाने के लिए भी आपका इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया का अलग अलग तरह के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है पता है? फर्मेंटेशन बोलते हैं कि शुगर या फिर आप कहें तो ग्लूकोज को तोड़ने को किसी केमिकल रिएक्शन कराकर उसे तोड़ दिया जाए। उसे तोड़ने से पता है क्या निकलता है? आमतौर पे निकलता है अल्कोहल, और भी कई सारी चीजें निकलती हैं, तो उनका इस्तेमाल भी होता है खाना बनाने के लिए। और कई बार तो क्या होता है कि वो जो अल्कोहल बनाया ना इसने तोड़ के शुगर को, तो उसका इस्तेमाल शराब बनाने में भी कर लेते हैं। एक्टिविटी 3 में बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मैदा ले लिए, मैदे के अंदर डाल दिया आप यीस्ट। अब ये यीस्ट क्या चीज हो गई? यीस्ट होती है आपकी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया फर्मेंटेशन का काम करता है। फर्मेंटेशन क्या चीज होगी? इसके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट होगा ना, मतलब कि इसके अंदर जो शुगर होगा, हर चीज के अंदर, खाने की चीज के अंदर थोड़ा सा शुगर तो होता ही है, शुगर होता है या फिर स्टार्च होता है, तो ये क्या करता है उसको ना तोड़ देता है, तोड़कर ना आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बना लेता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने बनाया, उससे क्या होगा? ये चीज फूल जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपने गूंदा होगा ना इस आटे को, मैदे के अंदर थोड़ा सा ईस्ट डाल के गूंदा होगा, उसे 2 घंटे बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो फूल चुका होगा। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसलिए बेकिंग के लिए भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि बिजनेस के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल में आता है ये आपको पता है? कि वाइन और बियर बनाने के लिए, ओवरऑल कहा जाए तो अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है यीस्ट का, ठीक है। यीस्ट क्या कर देता है? फर्मेंटेशन, वही चीज मैंने जो बताई कि ग्लूकोज को लेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा, और तोड़कर क्या बना देगा? या फिर कहें तो शुगर को तोड़ेगा, तोड़ के बना देगा वो अल्कोहल, अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो जो भी बनाएगा अल्कोहल तो बनेगी लास्ट में। तो इसलिए ये क्या करते हैं? बार्ले, व्हीट, राइस या क्रश्ड फ्रूट जूस जो होता है ना, उन सबको सड़ाते हैं, क्या खमीर डाल के, यीस्ट डाल के उसके अंदर, फिर छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए। वो फिर अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, फिर क्या निकालेगा? अल्कोहल निकालेगा। जो अल्कोहल निकालेगा उससे क्या मिक्स होकर वो पूरा बियर बन जाएगा या वाइन बन जाएगी। जैसे ही बनाते होंगे, और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं, सब हम फ्यूचर में जानेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे तो। और सिरका या फिर कहें तो विनेगर भी इससे ही बनता है। एक्टिविटी 4 में बोल रहे हैं कि आप जो है चाहे तो शराब जो है एक तरह का घर पे ही बना सकते हैं। कैसे? पानी के अंदर थोड़ी सी जो है चीनी डाल दी है, उस चीनी के साथ साथ जो है आप थोड़ा सा जो है ना यीस्ट भी डाल दी है उसके अंदर, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। 4-5 घंटे से छोड़ दिए, उसके महकेंगे, महक से जो है वो शराब की तरह महकने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। आगे बोल रहे हैं, ये कौन है? लुई पैस्टर नाम के एक शख्स ने 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में बताया, उसके बारे में डिस्कवर करा कि अच्छा ये प्रोसेस, इसका तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शराब बनाने के लिए कर सकते हैं, सिरका बनाने के लिए कर सकते हैं, बेक करने के लिए कर सकते हैं, केक वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना उससे। तो अलग अलग खाने के चीजों में उसका इस्तेमाल हो रहा है आज भी। आगे बोला है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने बताया था, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली नहीं होता, कुछ फो भी होते हैं। तो नुकसान भी पहुंचाने वाले अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में घुस गए तो क्या होगा? बीमार कर देंगे आपको, सर्दी, बुखार, जुकाम ये सब कर देंगे, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं, ऐसे केमिकल्स खाने पड़ते हैं जो कि उन बैक्टीरियाज को या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके, उन जो भी जिस भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास गया होगा बॉडी के अंदर, तो उन चीजों को बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर हमें लिख कर देता है, हमें खुद से नहीं खानी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक भी बहुत तरह के आते हैं। इसमें कुछ के एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, है ना, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और बहुत सारे हैं, पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, और मार्केट में भरे पड़े हैं बहुत सारे। आगे बोल रहे हैं, अच्छा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी आपको डॉक्टर देता है ना एंटीबायोटिक, तो ये नहीं बोलता कि बस एक बार खा लिया और चुप हो जाइए, नहीं, उसकी साइकिल चलती है कम से कम 5 दिन। 5 दिन तो आपको कोई भी एंटीबायोटिक खाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लिया आपने 2 दिन खाया, 2 दिन खाने के बाद जो है उस दवाई ने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार दिए, पर 100% थोड़ी खत्म करा होगा, 99% ही खत्म करा होगा उसने, या 95%। बाकी जो 5% बच गए ना, तो गलती से अगर आपकी बॉडी उसे मार नहीं पाई, तो फिर वो 5% ही 2-3 दिन में वापस ग्रो होकर वैसे का वैसे ही हो जाएगा, तो आपकी बीमारी जहां की तहां आ जाएगी। इसलिए आप कम से कम 5 दिन उसे पूरा खाया करिए, ताकि वो एक एक बैक्टीरिया को ढूंढ के या फिर एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर दे। यहाँ बोल रहे हैं कि 1929 में ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट जो है, यहाँ कहें तो बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजी पे काम करते हैं ना उन्हें बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, तो वो अपने लैब में काम कर रहे थे। काम करते करते उन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही कुछ काम कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर, तो देखा कि ना उनके कल्चर प्लेट पे, कल्चर प्लेट क्या होती है जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप से देखते नहीं है, उसी को बोल देते हैं। देखिए ये इस तरह का होता है कल्चर प्लेट, ये गोल सा है ना, इसी को देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में घुस के बिल्कुल, कि उसके अंदर एक ना छोटा सा मोल्ड था, एक छोटा सा टुकड़ा था, है ना, छोटा सा, पता नहीं क्या चीज थी, उसकी वजह से बैक्टीरिया मर रहे थे, ठीक है, और उनकी ग्रोथ भी कम हो रही थी। तो उसी पे उन्होंने रिसर्च कर करके पहला दुनिया का एंटीबायोटिक लॉन्च करा, या फिर कहें तो डिस्कवर करा।
उसका नाम उन्होंने दिया पेनिसिलिन करके। ठीक है, पेनिसिलिन के बाद फिर तो बहुत सारे जो है बाढ़ सी आ गई, इतने सारे अब तो किलो के हिसाब से मार्केट में आया, तो आपको एंटीबायोटिक मिल जाएंगे हर तरह के। ठीक है, मतलब हर तरह के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक करा हो आपको, आप एमोक्सिलिसिलिन खा लीजिए, आप एजिथ्रोमाइसिन खा लीजिए, आप जो है जैसे यहाँ पे नाम दिए थे ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब बहुत सारे आते हैं, कोई सा भी आप खा सकते हैं। आगे बोल रहे हैं, अब जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल्स होते हैं एंटीबायोटिक्स, और ये बनाए पता है कैसे जाते हैं, इन्हीं की मदद से, कुछ खास तरह के फंजाई और बैक्टीरिया की ही मदद से केमिकल्स बनाए जाते हैं, जिनसे इन्हीं को ही मारा जाता है। मतलब इन्हीं को तो नहीं मारा जाता, जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन्हीं को मारा जाता है। और अलग अलग तरह के जो एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह की बीमारियों में काम आते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स ना टाइम टाइम पे जानवरों को खिला दिया जाता है, ताकि उसमें कोई बीमारियां ना आए फ्यूचर में, और हो तो वो भी खत्म हो जाए। और प्लांट्स को भी दी जाती हैं, ताकि उनपे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। और ये अलग से कॉलम में दे रखा है कि खुद से एक्सपेरिमेंट करने ना बैठ जाए, कोई बीमारी हो गई तो, क्या आपने कोई भी एंटीबायोटिक खा लिया, आप जो है एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से दिखाकर ही पूछें कि भाई कौन सा एंटीबायोटिक खाएं हम। और एंटीबायोटिक जो है ना बहुत ज्यादा खाने से ये भी नुकसान हो जाता है कई बार, कि वो अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी की जो होता है ना, उन्हें भी खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में खानी चाहिए सारी चीजें में। और लास्ट में बोल रहे हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, उस तरह के जो फ्लू वगैरह होते हैं या फिर सर्दी वगैरह होती है, उसमें आपके काम नहीं आते एंटीबायोटिक्स। क्यों? बस नहीं आते, वायरस को वो नहीं हैंडल कर पाते, है ना। सिर्फ बैक्टीरिया और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मार पाते हैं एंटीबायोटिक्स। आगे बोल रहे हैं वैक्सीन क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया जो है इंतजार कर रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन का। और ये भी सुना होगा कि बच्चों को जो है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी वैक्सीन दी जाती है हर 6 महीने में, 3 महीने में, जो शुरू में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको। ऐसा क्या होता है मतलब उनके अंदर? तो इसका जवाब सुन के आप शायद हैरान हो जाएं कि उसके अंदर होते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरियाज और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी को इंजेक्शन के जरिए घुसा दिया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो आप सोचेंगे ऐसे क्यों भाई, जानबूझ के बीमार कर दो इंसान को। तो यहाँ पे नहीं, बीमार नहीं होने वाले हम। क्यों? क्योंकि उन बैक्टीरियाज को इस तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाता है, इतना कमजोर कर दिया जाता है कि हमारी बॉडी में फिर वो ज्यादा फैल नहीं सकते, इतना परेशान नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, पर हमारे शरीर को एक अलर्ट जरूर दे सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी ना अपने अंदर, हमारी बॉडी की एक अपनी आर्मी होती है, एक पूरा जो है व्हाइट ब्लड सेल्स की और अलग अलग तरह के सेल्स की एक ना पूरा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। वो काम क्या करता है कि जो भी ऐसी बाहरी मटेरियल आता है ना कोई बीमारी वाला, तो उससे लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर लेता है। तो जब वो सेना तैयार कर लेगा, तो फ्यूचर में उस तरह की बीमारी उसे नहीं होने वाली। तो इसीलिए वैक्सीन हमारे काम आते हैं, कि पहले हल्का सा जो है डोज दे दो, ताकि बीमार भी ना हो इंसान और तैयार भी हुए अपने आप के लिए, कि फ्यूचर में ऐसी बीमारी के लिए लड़ लेंगे। और इन वैक्सीनेशन की वजह से हम लड़ सकते हैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, जिसने करोड़ों और मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों की जान ली है। मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है उसने पिछले 100 सालों में। ऐसी ऐसी बीमारियों को भी हम हरा सकते हैं, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ये सारी चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं इन वैक्सीनेशन के जरिए। ये देखिए, एडवर्ड जेनर नाम के इंसान थे जिन्होंने वैक्सीन निकाली थी स्मॉल पॉक्स की। कब? 1798 में। आज से सोचिए कितनी साल पहले। अभी कह रहे हैं कि आपको बचपन से लेकर अब तक जितनी बीमारियां हुई हैं, क्या आपको याद है? याद है तो उसकी लिस्ट बना ली है। वैसे बनाने तो नहीं वाले आप, इतना किसको याद रहता है। फिर भी आप ये समझिए कि जो है ना, उसमें से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो है उसे हैंडल करने के लिए जरूर कोई ना कोई वैक्सीन अवेलेबल होगी आपके आसपास के हॉस्पिटल में, जिससे फ्यूचर में उस तरह की बीमारी आपको नहीं हो, या फिर बचपन में ही दे दी गई हो तो बहुत सारी ऐसी बीमारी होने से रुक गई होंगी आपके अंदर। ठीक है, वैसे एक बार कोई बीमारी हो जाए तो फिर तो नेक्स्ट टाइम के लिए बॉडी अपने आप ही तैयार कर लेती है उस चीज को। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपने सुना होगा पोलियो के बारे में, कि 2 बूंद जिंदगी के। तो क्यों है 2 बूंद? वो आपका वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि पोलियो ना हो आपको। वो भी एक तरह की बीमारी है जिसको हैंडल किया जा सकता है वैक्सीन देके, टाइम पर दे दिया है तो। और स्मॉल पॉक्स, जिससे मेरे ख्याल से 30 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे पिछले 100 सालों में, तो उसे अब तक जो है इरेडिकेट, मतलब खत्म करा जा चुका है पूरी दुनिया से। लगभग ना के बराबर केसेस आते हैं हर साल पूरी दुनिया में, वरना करोड़ों लोग मर रहे थे उससे। और बहुत सारे एनिमल्स को भी देना जरूरी है वैक्सीन। ठीक है, कि बुराई तो बहुत हो गई, अब थोड़ी अच्छी बातें भी बोल लेते हैं इनके बारे में। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा देता है ये, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग तरह के। कैसे? बोल रहे हैं कि एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोल देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, हवा के अंदर के नाइट्रोजन को सोख लेता है, और सोखने के बाद क्या करता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रेट किस काम आती है? खाने के काम आती है। पर किसके? हमारे खाने के लिए थोड़ी, प्लांट्स के खाने के लिए। तो प्लांट्स उसको खा खा कर जिंदा रहते हैं, तो यहाँ पे हेल्प करता है ये। आगे बोल रहे हैं क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करता है? ऐसे क्लीन करता है, मैंने आपको अभी भी बताया था, चीजों को सड़ाना शुरू करता है, उनको गलाना शुरू करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है हर जिंदा चीज को। आप देखेंगे ना, कोई चूहा मर गया तो 1 महीने के अंदर वो फिर गायब भी हो जाएगा, वो दिखना ही बंद हो जाएगा उस जगह पे, अगर किसी मिट्टी वाली जगह पे है तो। वैसे खुले में भी गायब हो जाएगा,
पर कहीं पे भी मिट्टी वगैरह होगी ना तो वहीं पर ही मिक्स हो जाएगा, वरना हवा में ऐसे छोड़ देंगे तो हवा के अंदर मिक्स होकर चले आएगा कहीं ना कहीं उसे मिट्टी में ही जाना है, पहुंचना है उसको सारी न्यूट्रिशन को, फिर उस मिट्टी के अंदर जाकर वहां के प्लांट्स का खाना बन जाएगा वो। तो क्लीन करने के लिए भी एनवायरमेंटल क्लीनर्स भी कहा जाता है इनको, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी 5 में, 2 पॉट ले लिए आप, एक दोनों के अंदर मिट्टी भर लीजिए, एक में आप डालिए प्लास्टिक वगैरह का वेस्ट वगैरह सब, और दूसरे में डाल दिया आप लीव्स वगैरह। अब आप देखेंगे कुछ दिनों में लीव्स जो है ना वो गल वल के उसी मिट्टी के अंदर मिक्स हो चुकी होंगी, जबकि प्लास्टिक जैसा का तैसा रहने वाला है। यहाँ तक कि प्लास्टिक को आप 100 साल भी छोड़ देंगे ना तो वहां का वहीं पड़ा रहेगा। तो इसका जवाब है कि कुछ चीजें तो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब कि सड़ जाने वाली, डिग्रेड हो जाने वाली, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती हैं, वो पूरी साइकिल बन जाती है ना, पूरी गलेगी फिर दोबारा उगेगी। जबकि कुछ चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, वो पिघलेगी ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए वो वैसे की वैसी रहने वाली है। तो वो नुकसान पहुंचा देती है पर्यावरण को, क्योंकि वो फिर जाएगी कहाँ भाई, उसका तो फिर रिसाइकल करना पड़ेगा ना हमें कहीं ना कहीं फैक्ट्री में ले आके। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी जिंदा चीज है वो अपना जीवन जिएगा तो फिर खाना कहाँ से खाएगा, वही पौधे वगैरह से खाएगा जो भी आसपास में होंगे, जो कि मिट्टी से अपना खाना ले रहे होंगे। फिर जीने का जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो मर जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा। मिट्टी में जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तोड़ तोड़ के उनके छोटे छोटे न्यूट्रिशन को इधर उधर बिखरा देंगे जमीन के अंदर। अब जमीन में से न्यूट्रिशन वो प्लांट्स ले लेंगे उसको, और फिर प्लांट्स हो जाएंगे, फिर जो नए लोग आएंगे, मतलब नए जो जानवर आएंगे वो फिर उनको खाएंगे, क्या कहते हैं, जो पौधे वगैरह होंगे। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है न्यूट्रिशन की। 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, और कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना हमें तो बीमारी भी दे देते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं पैथोजेंस, जो कि हमें डिजीज दे दें। और उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमारे लिए कुछ फायदेमंद नहीं रहती, नुकसान ही करके जाती हैं, जैसे कि खाने का सड़ना, या फिर कपड़ों का खराब हो जाना। बहुत पुराने आते हैं ना कपड़े तो अपने आप ही फटना शुरू हो जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और लेदर भी खराब हो जाती है। आगे बोल रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए अलग अलग तरह के डिजीज जो है अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो अलग किसी तरह का वायरस हो सकता है, किसी तरह का प्रोटोजोआ हो सकता है, किसी तरह का फंगस या अलगा भी हो सकता है। अब देखिए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप ये चीज समझ सकते हैं कि आमतौर पर जो भी बीमारी होगी ना वो फैलेगी। फैलेगी कैसे, कि आप खड़े हैं, आपको बीमारी हो गई तो आप आसपास में किसी को छुएंगे ना, या फिर आसपास में कहीं खांस देंगे, या फिर वहां पे सांस भी लेंगे किसी दूसरे इंसान या जीव जंतु के पास, तो चांसेस है कि उसको भी बीमारी हो जाए। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फितरत है कि फैलना, जितना हो सके उतना फैलना। जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब फैलती हैं चीजें। आपने देखा होगा कि किसी एक को हो गया जुकाम तो पूरे घर को हो गया जुकाम, जिसके आसपास गया वहां हो गया जुकाम। तो ऐसा हो जाता है कि एक के पास से वायरस जो है हो गया, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी चीज हो, वो दूसरे पास भी ट्रांसफर हो गया। आगे बोल रहे हैं कि कैसे हम रोकें बीमारियों को फैलने से। तो जवाब है कि जब भी आपको जुकाम हो तो आप अपने पास एक रुमाल रख लीजिए, उसे मुंह पे रखकर चीखा करिए, और ज्यादा किसी के करीब मत जाइए, टच वच मत करिए दूसरों को, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी चीज जो बीमारी फैलाने का काम करती है ना उनको बोला जाता है कैरियर्स। और कैरियर्स जो है हमेशा इंसान नहीं बनते, जानवर भी बन सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक मक्खी है, मक्खी नहीं मच्छर है, जिसका नाम है फीमेल एनेफिलिस। तो ये क्या करती है, इसके पास जो है ना एक, ये तो नुकसान नहीं पहुंचाती कुछ ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा खून लेकर चले आएगी, पर साथ में इसका ना एक पैरासाइट होता है जिसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। अब ये प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया इसके पास रहा तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही ये किसी से खून चूसने पहुंचेगी उसके पास जो है किसी इंसान के पास, अब उसको काटेगी। अब काटेगी तो यही प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया ट्रेवल करके उस इंसान में चले आएगा और वहां पर बीमारी फैला देगा, जिसको हम बोलते हैं मलेरिया। और मलेरिया खतरनाक बीमारी होती है, इंसान मर भी सकता है। तो देखा कैसे कैरियर का काम कर लेते हैं ये सारी चीजें। और ये बच्ची पूछ रही है कि क्या ऐसा क्यों कहा जाता है कि कहीं पे जो है ना आसपास में पानी को इकट्ठा मत होने दो। इकट्ठा इसलिए मत होने दो क्योंकि आप पानी को इकट्ठा होने देंगे ना किसी एक जगह पे, तो वहां पर अंडे देकर चले आते हैं मच्छर। मच्छर वहां पर पनपना शुरू कर देते हैं। अब वो पनपेंगे तो क्या होगा, ज्यादा मच्छर होंगे तो वही मलेरिया और अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाना शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं और वो किस चीज से फैलता है ये भी बता रखा है उन्होंने, है ना। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। एक तरह का बैक्टीरिया होता है, नाम नहीं बता रखा, इसका भी नाम होगा पर बता नहीं रखा है, बाद में आप समझ जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। हवा से फैलता है ये, और इसका तरीका क्या है इससे बचने का, बोल रहे हैं कि जिसको हो जाए उसे जरा अकेले रखो, इसे वैक्सीन वगैरह टाइम पर दिया होता आपने तो उससे बचा जा सकता था, ठीक है। और बाकी दवाई वगैरह चलेगी, उससे फिर देखेंगे कि कैसे उसके रिजल्ट आते हैं, तब इलाज हो सकता है इनका दवाइयों से।
अब वैसे मीजल्स मीजल्स जो है वायरस की वजह से होता है, वायरस का भी नाम नहीं दे रखा, ये भी हवा से फैलता है, इसका भी इलाज ऐसी होता है। चिकन पॉक्स ये भी जो है आपका वायरस की वजह से होता है और हवा से फैलता है और छूने से भी फैलता है, इसका भी इलाज ऐसी होगा। पोलियो ये भी वायरस है, ये भी हवा से भी फैलेगा, पानी से भी, मतलब उस पानी में भी फैलता है, इसका जूठा अगर पानी पी लिया ना आपने पोलियो वाले का तो भी हो सकता है, मतलब पोलियो होने के चांसेस हैं। आगे बोल रहे हैं कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, हवा से और खाने से फैलता है। इससे बचने का तरीका है कि खाने को अच्छे से पका कर खाओ ताकि उसके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं, और पानी को भी उबाल के पियो। और टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका भी नाम नहीं दे रखा, वैसे मैं बता दूं, मुझे थोड़ा सा याद रह गया इसलिए इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग सी है। ये पानी से फैलता है, ठीक है, इसका भी यही तरीका है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, पानी से फैलता है और पानी उबाल के पियो, इससे थोड़ा बच के रहोगे। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटोज लेकर आती हैं, इसे फैलाती हैं, ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कौन सा प्रोटोजोआ होता है, अच्छा मैंने प्लाज्मोडियम को जो है ना बैक्टीरिया बोल दिया था, पर वो होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और इससे बचने के लिए क्या करो भाई, जरा मच्छरों से दूर रहो, है ना। आगे बोल रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, के खाली इंसानों को नहीं होता, पेड़ पौधों को भी होता है, जानवरों को भी होता है। तो जानवरों में क्या होता है, एक खास तरह की बीमारी है एंथ्रेक्स नाम की, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैटल्स में होता है आमतौर पे, जानवरों में कैटल्स, आपको बताया गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह इन सब में हो जाता है। नहीं बकरी नहीं, खाली कैटल, मतलब कि गाय और बैल, इन्हें इनके अंदर भी हो जाता है इस तरह की बीमारी। तो ये बैक्टीरियम की वजह से होता है, या फिर कहें तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कई बार पैर और मुंह की बीमारियां भी जानवरों के अंदर वायरस की वजह से होती हैं, ठीक है। और भी कई तरह की होती होंगी, सबके बारे में हम बाकी फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। आगे बोले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होता है भाई, ये देखते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ऑरेंज, एप्पल, और बहुत सारे प्लांट्स की कोई कमी थोड़ी है, हजारों तरह की प्लांट्स हैं, लाखों तरह के हैं बल्कि। तो अब इसमें बोल रखा है कि सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी होती है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, हवा से फैलती है, ठीक है। और रस्ट ऑफ व्हीट, जो जाहिर सी बात है व्हीट के अंदर होता होगा, व्हीट के पौधे के अंदर, फंजाई की वजह से होती है। और हवा से जो है, या फिर जो है उस तरह के सीड्स, उसमें फैल गई बीमारी, तो फिर मतलब उसमें वो बैक्टीरिया, वो फंजाई लग गया तो पौधे में लग जाएगा, जाहिर सी बात है। और येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी या फिर ओखरा, अब ओखरा के अंदर या फिर भिंडी के अंदर जो बीमारी पड़ती है, उस वो किस वजह से पड़ती है, वायरस की वजह से पड़ती है, और इंसेक्ट्स उन्हें ट्रेवल करके लाते हैं। इन सब बीमारियों से क्या होता है, यील्ड कम हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है खेतों के अंदर। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है, तो जवाब है कोई भी अगर हम खराब खाना खा लेते हैं, या फिर ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल गए हों। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खाने के अंदर होंगे ही होंगे, आपके हाथ पे भी होंगे चाहे आप जितना धो लें। पर किसी चीज में अगर अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इतना झेल नहीं पाती हमारी बॉडी, क्यों बोलती है जिसे भाई बाहर फेंको, तो क्या होता है उल्टी करते हैं हम और वो बाहर आ जाती है। तो वॉमिट आती है ना, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ही आती है। इस बार कई बार जो है हॉस्पिटल भी ले आना पड़ता है, कुछ लोग तो, कई लोग मरते भी हैं दुनिया के अंदर फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जो है ना खाना साफ सुथरा खाएं, अच्छे से मतलब सिका हुआ खाना, और टाइम पे खाएं। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना खाना खाना शुरू कर दिया हमने, एक दो दिन पुराना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। पहले पूछ रहे हैं कि अगर खाने जैसी अच्छी चीज पॉइजन कैसे बन सकती है, ऐसी बन सकती है भाई, इतना ज्यादा उसमें हार्मफुल अगर बैक्टीरिया अगर फलने फूलने लगे तो दिक्कत क्यों आते हैं। अब हर बैक्टीरिया नहीं होता खतरनाक, मान लिया दही, दही में तो पूरा भरा हुआ होता है बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस नाम का, पर वो नुकसानदायक नहीं होता ना। पर बहुत सारे नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम ज्यादा अमाउंट में खा लें तो फिर तो उल्टी करने लगेंगे और फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब बोले 2.5 में फूड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाकर कैसे रखें, अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे हम खाने को अपने बचा के रख सकते हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि मॉइस्चर को दूर रखना चाहिए, और ऐसी हर चीज को दूर रखना चाहिए जिससे खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर दें। अटैक कर देंगे तो खाने को सड़ाना शुरू कर देंगे, और सड़ाना शुरू कर दे तो फिर समझ में आ रहा है ना, वो खाएंगे कैसे हम। आगे देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे ज्यादा कारगर है केमिकल मेथड, केमिकल के जरिए। और केमिकल ऐसा नहीं है कि हमें कहीं फैक्ट्री से ही लानी पड़ रही है, घर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि आपको जो खाने की जो ऑयल होती है ना, और नमक, उससे दूर भागते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्यों भागते हैं उसके पीछे तो बाद में हम पढ़ेंगे, पर इन सारी चीजों को हम बोल देते हैं प्रिजर्वेटिव। इसलिए आपने देखा होगा कि अचार को किस में रखते हैं, हम तेल में डुबा के रखते हैं, और मीट वगैरह को हम जो है उसके ऊपर नमक वगैरह लगा के रख देते हैं, ताकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खतरा ना हो। और उसके अलावा भी कई सारे केमिकल आते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह। आगे बोल रहे हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट डाल दी है, अब वही चीज अभी तो पढ़ी थी हमने, सॉल्ट डाल दी है किसी भी चीज के अंदर,
तो क्या होगा, वो थोड़े टाइम तक बचा रहेगा। जैसे फिश वगैरह को रखते हैं ना, तो ऊपर हम उसे लेप लगा देते हैं उसके ऊपर हम नमक का, वो बचा रहता है। और जरूरी नहीं है फिश को आप बचाना हो, किसी भी चीज को आपको बचाना हो तो उसमें आप लगा सकते हैं नमक। अब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपने नमक लगा दिया चीज ही खराब हो गई, ऐसी चीज नहीं। जैसे आपने कच्चा आम है उसे सेव करके रख सकते हैं आप, आंवला को सेव करके रख सकते हैं। आगे बोल रहे हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। बोल रहे हैं कि जिस भी जगह पे आप रखते हैं ना चीनी, वो क्या करता है, मॉइस्चर को सोख लेता है, और मॉइस्चर के बिना मतलब पानी के बिना हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फल फूल नहीं पाते, तो इसलिए वो प्रिजर्वेशन का काम करती है। आगे बोल रहे हैं ऑयल से और विनेगर से भी हम बचा सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना, अचार को बचा लिया, इससे हम फल सब्जी मीट इन सब चीजों को बचाया जा सकता है। आगे बोल रहे हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से। अब बोल रहे हैं कि आपने सुना होगा कि आप जो है ना दूध जो है ऐसे डायरेक्ट आप रख देंगे फ्रिज के अंदर तो एक दिन में वो खराब हो जाता है कई बार, पर उसे आप उबाल के रखेंगे तो फिर वो 2 दिन तक भी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार आपने उसे गर्म कर दिया ना, उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मर गए तो अब कहाँ से पैदा होंगे, अब उसे आप रख दिए फ्रिज में जहाँ पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ना हो, तो वो रहेगा आपका ठीक ठाक। अब या फिर किसी चीज को बहुत बहुत ज्यादा ठंडा कर दिए, वहां पे ही मर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके कोल्ड स्टोरेज वगैरह में वहां पे भी रख देते हैं आपके आम संतरे नींबू, मतलब जो भी चीजें हैं वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स वगैरह, वो रहते हैं 1-1 महीने तक रहते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है ना इसलिए। आगे बोल रहे हैं, अभी बच्ची पूछ रही है कि जो हमारे पास पैकेट वाला दूध आता है वो उबला हुआ तो होता नहीं, तो वो बचा हुआ कैसे रहता है, मतलब जहां से ट्रांसफर होकर आया 1-2 दिन तो लग ही गए होंगे आने में, तो तब तक वो बचा हुआ है खराब नहीं हुआ, ऐसे क्यों भाई। तो उसका जवाब है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होती है कि 15 से 30 सेकंड तक उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है दूध को, जो भी हमारे पास आता है ना पैकेट वाला उन सबको। अब उससे क्या होता है, उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं, मतलब सारे तो नहीं मर पाते पर काफी सारे मर जाते हैं। उससे क्या होता है कि ग्रोथ उसकी जल्दी होती नहीं। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 दिन के लिए ऐसे छोड़ दिया तो नहीं खराब होगा, तब तो वो भी खराब हो जाएगा, पर काफी हद तक ज्यादातर जो है उसकी ग्रोथ कम हो चुकी होती है इतना उबालने के बाद, उबालने की नहीं गर्म करने के बाद 70 डिग्री पे। इसी चीज को हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन। आगे बोल रहे हैं स्टोर एंड पैकिंग। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिए, नहीं खराब होंगे वो, थोड़े टाइम तक तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आगे बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ नहीं होती है, बोल रहे हैं कि हवा में जितने भी नाइट्रोजन है वो हवा में बरकरार रहे, इसी चीज को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे होगी बरकरार, वो ऐसे होगी कि हवा के अंदर नाइट्रोजन है ना, उसको पहले जो है ले लेंगे आपके राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट से पाए जाते हैं, हर प्लांट में नहीं मिलते, वो कुछ खास तरह से किसी किसी प्लांट में पाए जाते हैं। अब उनका काम ही होता है कि हवा से लो नाइट्रोजन को खाली, और उनको ना चेंज कर दो, उनको गलाओ, उनको चेंज करो। किस चीज में चेंज करेंगे, नाइट्रेट में, NO2 में। नाइट्रोजन होता है N, और जो नाइट्रेट होता है NO2 होता है, तो NO2 में चेंज करना है, और ये नाइट्रेट खाना बन जाता है किसका, प्लांट्स का। तो उन्हीं को ले लेकर जो है ना जड़ों में पहुंचा रहा होता है प्लांट्स के, या कहीं तो मिट्टी में पहुंचा रहा होता है, तो मिट्टी हो गई उपजाऊ अच्छी खासी। इसी चीज को बोलते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, हवा से लेके नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जमीन के अंदर, तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया को। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी 6 में ही पढ़ चुके हैं, 7 में ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक कभी कभार घटना हो जाती है, कभी कभार तुक्का लग गया ना, बहुत ज्यादा इत्तेफाक होता है तो क्या होता है, हवा में आपने कभी बिजली कड़कते हुए देखी है, तो बिजली कड़कती है तो एक खास चीज होती है, जो नाइट्रोजन होता है ना उसको नाइट्रेट बनाता है हवा में, नाइट्रेट बनाता है, तो वो फिर जो है ना नाइट्रेट आकर नीचे गिरता है जमीन के ऊपर और पहुंच जाता है डायरेक्ट, रोज राइजोबियम की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पे, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, देखिए ये है रूट्स, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे बहुत सारे, इनका काम ही है हवा से लो नाइट्रोजन और नाइट्रेट बनाओ, हवा से लो नाइट्रोजन और फिर नाइट्रेट बनाओ। आगे बोल रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये कुछ नहीं कह रहे, बस ये पहली वाली बात को ही पूरा कर रहे हैं कि भाई हवा से लोगे तुम नाइट्रोजन और बनाओगे नाइट्रेट, खाना उनका प्लांट्स का, तो हवा में तो नाइट्रोजन कम हो जाएगी, पर देख रहे हैं हम सदियों से चला रहा है कि 78% नाइट्रोजन तब भी थी और 78% नाइट्रोजन अब भी है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए होता है बस कि जो भी चीजें मरती है ना प्लांट्स है, प्लांट्स ने जी लिया खा लिया पी लिया, अब प्लांट्स का मरने का टाइम आया, तो मरेगी तो क्या होगा, मरने के बाद वो मिट्टी में जाना है, मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी तो हजारों तरह के बैक्टीरियाज हैं और हजारों तरह के अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खाना शुरू कर देंगे उसको और गला देंगे। अब गलाने के बाद उस पेड़ पौधे को क्या करेंगे, गलाने के बाद उसके अंदर के जो है ना कुछ नाइट्रेट को, क्योंकि नाइट्रेट तो उसने खाया है जिंदगी भर, उसके अंदर सेव है ना नाइट्रेट, तो उस नाइट्रेट को तोड़ तोड़ के नाइट्रोजन में भी चेंज करेंगे वो। उसने पहले हवा से नाइट्रोजन लिया और नाइट्रेट बना के अपने अंदर सेव कर लिया, अपने आप को ग्रो कराया, अब बाद में जो है नाइट्रोजन उसमें से टूट टूट कर निकलेगा और हवा में पहुंच जाएगा। समझ गए,
तो ये साइकिल बन गई ना पूरी की पूरी। पहले उसने खाकर अपने आप को ग्रो करा, अब वो ये पिघल पिघल के टूट रहा है और नाइट्रोजन हवा में छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को बोल देते हैं नाइट्रोजन साइकिल, और कुछ भी नहीं है। बोले ये देखिए हवा में नाइट्रोजन, ये हवा के नाइट्रोजन या तो बैक्टीरिया फिक्स करेगा उसको, चेंज कर देगा नाइट्रेट में, या फिर लाइटनिंग पड़ेगी तो चेंज हो जाएगा वो नाइट्रेट में, मतलब बिजली पड़ेगी तो। अब बैक्टीरिया जो है, ये अगला वाला सेक्शन बिना बात के, कुछ नहीं है, इसे मिट्टी में चली गई, दोनों ही मामलों से मिट्टी में मिक्स हो गई। ठीक है, अब मिट्टी के अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं, सड़ी गली चीजें हैं, चाहे वो सड़ा गला मांस हो, चाहे सड़ा गला पेड़ पौधे हो, वो सबको अटैक करेंगे। क्या करेंगे अटैक? जितने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अटैक कर कर जो उसके अंदर से तोड़ तोड़ कर नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, वापस जो खाया है सब वापस दे दो नेचर को, मतलब कि दे दो वापस हवा के अंदर। तो हवा के अंदर नाइट्रोजन तब भी 78%, बाद में भी 78%। इसी चीज को हम बोल देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ से आप देखिए ना, सिर्फ एक ही जगह पे जा रहा है ये, कि बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड को चेंज करते हैं वापस नाइट्रोजन में, वापस वो एटमॉस्फेयर में चला गया। अब बीच में छोटी सी साइकिल और बना दी है, वो कुछ भी नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट्स को खाते कौन है, एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे तो वो भी तो मरेंगे वहीं पे आके, जमीन के अंदर आके, बस इतनी बात और कह दी है उन्होंने। ठीक है, ये वाली साइकिल का कोई मतलब नहीं है, ये बड़ी वाली साइकिल मैंने समझा दिया, बहुत ही आसान है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, यही चीज यहाँ से यहाँ तक किसी ने समझाई थी। यही पे आपका चैप्टर खत्म होता है।